नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो पहला लेक्चर था मॉडर्न इंडिया का, उसमें हमने बात करी थी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और उसमें हमने देखा था पुर्तगाली और डच कंपनी के बारे में। डच कंपनी जो थी, इसको अंग्रेज़ों ने 1759 के वेदारा के युद्ध में पराजित कर दिया था। 1759 में लड़ाई हुई थी, वेदारा की लड़ाई या फिर वेदारा का युद्ध जो हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों ने डचों को भारत से बाहर निकाल दिया था। अब बाकी जो बची हुई कंपनियां हैं, ये भारत में व्यापार करेगी, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि विश्व पटल की बात करें तो यहाँ पर जो महाद्वीप है, इसका नाम आ जाता है अफ्रीका, और यहाँ पे स्पेन वाला क्षेत्र और ये यूरोप वाला क्षेत्र। साथ में इधर आता है प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत। तो जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही है, वो समुद्री मार्ग से भारत आती है, और समुद्री मार्ग से भारत आने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि आपके पास अच्छी नौसेना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? सबसे अच्छी नौसेना। तो पुर्तगालियों ने तो अपने आप को सिद्ध कर दिया था कि उनके पास अच्छी नौसेना है, वो काफ़ी बार यहाँ पर भारत आ चुके थे। पर अंग्रेज़ों को अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता कब सिद्ध करनी पड़ी कि इन्होंने स्पेन का एक जहाज हुआ करता था, उस जहाज का नाम था अरमेड़ा जहाज। अरमेड़ा जहाज। तो अरमेड़ा जहाज को 1588 में अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया। और जब अरमेड़ा जहाज को अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया तो इन अंग्रेज़ों की क्या है, नौसैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हुई। अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता कब सिद्ध हुई? जब इन्होंने इस जहाज को ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद 1599 ईस्वी की बात आती है कि ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, और इस कंपनी की स्थापना 72 शेयर धारकों द्वारा की जाती है। 72 शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर धारक होते हैं, जिनके द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। और इस कंपनी को ब्रिटेन की तात्कालिक महारानी, जिसका नाम आता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसको 15 वर्षों के लिए भारत या फिर पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 72 शेयर धारकों द्वारा बनाई गई थी, उसको 15 सालों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी को जो ये आदेश प्राप्त होता है 15 सालों का, तो ये भारत में आती है। 1603 ईस्वी की बात आती है कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ के शासक बनते हैं, उनका नाम आता है जेम्स प्रथम। क्या नाम आता है? जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का एक राजदूत है, उस राजदूत का नाम आता है विलियम हॉकिंस। क्या नाम है? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसका राजदूत है? जेम्स प्रथम का। और जेम्स प्रथम इस राजदूत को भेजता है भारत, और जब ये राजदूत भारत आता है तो यहाँ पर मुगल बादशाह होता है अकबर। कौन है मुगल बादशाह? अकबर मुगल बादशाह के दरबार में कौन आना चाहता है? विलियम हॉकिंस। और जब ये अकबर महाराजा के दरबार में आना जाता है, उसी दौरान 1605 ईस्वी में अकबर की हो जाती है मृत्यु। अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक जो बनता है, उसका नाम आता है जहांगीर। तो जहांगीर अगला शासक बन जाता है। तो ये अकबर से तो भेंट नहीं कर पाता, पर किसकी भेंट होती है? जहांगीर से। और जहांगीर को ये कुछ गिफ्ट देता है, और जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न होता है। तो विलियम हॉकिंस ने किसको गिफ्ट दिया है? जहांगीर को, और जहांगीर इससे प्रसन्न हो गया। तो 1608 में ये किससे मिल पाया? जहांगीर से मिल पाया। तो जहांगीर से जब ये मिला, तो इसने विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से अनुमति ली सूरत में फैक्ट्री खोलने की।
सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इसने अनुमति मांगी जहांगीर से, और जहांगीर इससे काफ़ी अधिक प्रसन्न था। इसकी प्रसन्नता के पीछे एक कारण और था कि जो विलियम हॉकिंस है एक फारसी विद्वान था, और फारसी विद्वानों के बारे में एक कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी बहुत चतुर हुआ करते थे, तो इन्होंने विलियम हॉकिंस जो फारसी विद्वान था उसने जहांगीर को मनाया, और जहांगीर ने सूरत में इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके बाद होता क्या है कि जो भारत की जो बहुत समृद्ध जगह है सूरत, वहाँ पर सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई अंग्रेजों को विलियम हॉकिंस के माध्यम से। तो 1608 में इन्होंने यहाँ पर काम प्रारंभ कर दिया। पर यहाँ पर अगर बात करें गोवा वाले क्षेत्र में, तो गोवा जो किससे सटा हुआ है, महाराष्ट्र और फिर ये सूरत वाले क्षेत्र से यहाँ पर सटा हुआ है। तो यहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, तो पुर्तगालियों ने और यहाँ पर जो कुछ अरब के व्यापारी थे इन्होंने इसका विद्रोह किया, कि सूरत में फैक्ट्री खोलने का विद्रोह किया। और ये विद्रोह की खबर लगी किसको, जहांगीर को। तो इस विद्रोह को देखते हुए जहांगीर ने अंग्रेजों को जो सूरत में फैक्ट्री खोलने की जो इजाज़त दी थी वो वापस ले ली, और यहाँ पर फैक्ट्री का काम बंद हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने जो अपनी व्यापारिक फैक्ट्री है वो खोली मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना कर दी। उसके बाद एक युद्ध की बात हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री खोलने में इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है वह है पुर्तगाली। तो ये क्या करेंगे, पुर्तगालियों पर आक्रमण कर देंगे स्वाली नामक स्थान पर। स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने किस पर आक्रमण किया, पुर्तगालियों पर, और पुर्तगालियों की यहाँ पर पराजय होती है। तो जब स्वाली का युद्ध है उसमें पुर्तगालियों की क्या हुई, पराजय हुई। और ये युद्ध होता है 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में जब पुर्तगालियों की पराजय होती है, उसके बाद जहांगीर इनको अनुमति दे देता है कि आप सूरत में काम पूरा कर सकते हैं। और जो 1608 में जो काम स्टार्ट हुआ था वो 1613 में जाकर पूरा होता है, और सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। तो उसके बाद जो अगली बात है वो हमको ध्यान रखनी है कि जो अगला राजदूत है जेम्स प्रथम का, जेम्स जो फर्स्ट है, इसका जो अगला राजदूत भारत आता है 1613 ईस्वी में, उसका नाम होता है सर टॉमस रो। क्या नाम है, सर टॉमस रो। और ये भी किससे मिलता है आकर, जहांगीर से। और जहांगीर से मिलके ये कुछ व्यापारिक संधियां करता है। व्यापारिक संधियां कौन कर रहा है, सर थॉमस रो। तो हमने दो राजदूतों की बात करी सर जेम्स प्रथम के। एक राजदूत का नाम था विलियम हॉकिंस, और जो मिलने तो आया था किससे, अकबर से, पर मिला किससे, जहांगीर से, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद अगला जो राजदूत का नाम रखना है, याद रखना है, वो है सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो जो राजदूत है, और विलियम हॉकिंस भी किसका राजदूत है, जेम्स प्रथम का। उसके बाद अगली कड़ी हमको क्या ध्यान रखनी है कि जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि हमें ध्यान रखना कि 1632 में एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। सुनहरा फरमान किससे प्राप्त होता है, जो गोलकुंडा का शासक होता है, गोलकुंडा क्षेत्र का जो भारत में शासक होता है, वहाँ से अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। सुनहरा फरमान का क्या मतलब है कि इनको गोलकुंडा के आसपास वाले क्षेत्र या बंदरगाहों पर व्यापारिक कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी को सुनहरा फरमान कहा गया। ईस्वी कैसे याद रखेंगे, 16 दूनी 32। तो 1632 में सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ गोलकुंडा के शासक से कर मुक्त व्यापार करने का, और इस व्यापार के बदले अंग्रेजों ने कुछ राशि दी। वो राशि थी 500 पेगोड़ा। 500 पेगोड़ा राशि इनको दी वार्षिक, उसके बदले इनको कर मुक्त व्यापार करने का यहाँ से अधिकार प्राप्त हुआ। उसी तरह एक और घटना याद रखनी है 1639 ईस्वी की। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। क्या नाम है व्यक्ति का, फ्रांसिस डे। और फ्रांसिस डे जो है वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लेता है। जो चंद्रगिरी का जो राजा है, चंद्रगिरी के राजा से क्या है, मद्रास पट्टे पर ले लेता है, और यहाँ मद्रास पे एक किले की स्थापना करता है जिसको नाम है फोर्ट
सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में हुई। जो किससे पट्टे पर लिया गया? चंद्रगिरी के राजा से। कौन व्यक्ति था? फ्रांसिस डे था। और सन क्या था? 1639 ईस्वी। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पर पट्टे पर लिया और उसकी किलेबंदी करके एक किला स्थापित किया जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद अगली घटना जो आती है वो है 1661 ईस्वी की। 1661 ईस्वी में जो इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड का राजा कौन है? इसका नाम आता है चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे होएगा? पुर्तगालियों की राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम आता है कैथरीन ब्रेगांजा। कैथरीन ब्रेगांजा। तो कैथरीन ब्रेगांजा राजकुमारी है पुर्तगाल की और इंग्लैंड का राजा है चार्ल्स द्वितीय। तो इन दोनों का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद एक इनके बीच में क्या है कि अगर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो गोवा और मुंबई वाला जो क्षेत्र था ये पुर्तगालियों के अधीन था। तो इस विवाह के अंतर्गत ये जो मुंबई वाला क्षेत्र है ये पुर्तगालियों द्वारा दहेज में दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को। मुंबई या फिर जो बम्बई वाला क्षेत्र था वो दे दिया किसमें? दहेज में। किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। तो ये 1661 ईस्वी में जब चार्ल्स सेकंड का विवाह कैथरीन ब्रेगांजा से हुआ तो पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये समझो कि भारत में जो व्यापारिक कंपनी आई थी, एक तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी आई, दूसरी डच आई, तीसरी अंग्रेज कंपनी आई, चौथी आएगी डेनिश कंपनी और पांचवी आएगी फ्रांसीसी कंपनी। तो यहाँ पर डचों को तो अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया और पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित कर लिए, इसलिए पुर्तगाली अब इनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो आगे जो अंग्रेजों को किससे लड़ना होगा? बाकी 3 कंपनियों से, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। केवल 3 ही कंपनियों का भारत में जो विद्रोह है वो देखने को मिलेगा। डेनिश को भी ये अंग्रेज यहाँ से खदेड़ के भगा देंगे। तो बाद में अंतिम तौर पर अंग्रेज और फ्रांसिस भारत में बच जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। हालांकि पुर्तगाल भारत में रहता है पर अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करता क्योंकि अंग्रेज और पुर्तगालियों के क्या है संबंध अच्छे हो चुके थे। तो क्या बात करी हमने? 1661 ईस्वी में जो कैथरीन ब्रेगांजा की शादी किससे हो जाती है? चार्ल्स द्वितीय से। और चार्ल्स द्वितीय से शादी होने के बाद इनको क्या मिल गया? बम्बई जो है इनको दहेज में प्राप्त हो गई। और बम्बई जब इसको दहेज में प्राप्त हुई तो इसने क्या किया कि 1668 ईस्वी में इस बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, जो बाद में धीरे धीरे यहाँ पर साम्राज्य बनाने लगी, तो इस कंपनी को बम्बई दे दिया 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने। और किसके बदले दिया? 100 पौंड वार्षिक भाड़े के बदले। 100 पौंड वार्षिक भाड़े के बदले बम्बई किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जैसे ही बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो इन्होंने यहाँ पर किलाबंदी चालू कर दी। तो बम्बई जो है किसको मिल गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद आगे की बात करें तो सूरत भी इनके पास आ गया क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने फैक्ट्री डाल ली। उसके बाद मद्रास की बात करें तो मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना लिया। उसके बाद जो बम्बई है ये भी इनको प्राप्त हो चुकी है। पर हुआ क्या कि ये जो सूरत वाली जो फैक्ट्री थी, जब ये सूरत से व्यापार करते थे तो इधर से राजपूत और बम्बई के जो क्षेत्र से मराठा, इनके यहाँ पर काफ़ी विद्रोह होते थे और इन्हीं विद्रोह के चलते अंग्रेजों ने यहाँ से बंगाल जाने का निर्णय किया। कहाँ पर गए ये? बंगाल में। और बंगाल में इन्होंने हुगली वाले क्षेत्र पर 1651 ईस्वी की बात है कि हुगली वाले क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया? फैक्ट्री स्थापित करी। तो बंगाल में हुगली नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित किसने करी? फैक्ट्री स्थापित कर ली किन्होंने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने जब यहाँ पे हुगली नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित कर ली तो यहाँ पर ये
जो है हुगली वाले क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी लूटा। और काफ़ी लूटने के बाद जो उस समय का तत्कालीन मुगल सम्राट था औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज भागकर इन्होंने शरण लिया फीवर द्वीप पे, फीवर आइलैंड पे या फीवर द्वीप पे इन्होंने शरण लिया अंग्रेजों ने। किसके आक्रमण के बाद? औरंगजेब के आक्रमण के बाद। उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति है जिसका नाम आता है जोब चारनाक। क्या नाम है? जोब चारनाक। तो जोब चारनाक ने औरंगजेब को माफ़ी पत्र दिया और माफ़ी पत्र के बाद इनको वापस अनुमति मिल गई व्यापार करने की। तो हम बात कर रहे हैं कि हुगली नामक स्थान पर ये चले गए और यहाँ पर भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी 1651 ईस्वी में। और औरंगजेब को जब इनकी लूटपाट का पता चला तो औरंगजेब ने इनको सबक सिखाया और ये भागकर कहाँ पे इन्होंने शरण लिया? फीवर द्वीप पे। फीवर द्वीप के बाद जोब चारनाक ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और ये वापस आके व्यापार करने लगे। उसके बाद जोब चारनाक ने क्या किया? जोब चारनाक ने 1698 ईस्वी में 3 क्षेत्र का नाम याद रखना है, सूतानाटी, कालीघाट और एक और क्षेत्र का नाम है गोविंदपुर। सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुर, ये जो तीनों क्षेत्र है ये जोब चारनाक ने 1200 रुपये में प्राप्त किए। 1200 रुपये में प्राप्त किए 1698 ईस्वी में सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुर वाला क्षेत्र। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक किले की यहाँ पर स्थापना करी इन्होंने और उस किले का जो नाम है इन्होंने क्या दिया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की यहाँ पर स्थापना कर दी। ठीक है, तो जोब चारनाक ने सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुरा 1200 रुपये में प्राप्त किया और फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। और फोर्ट विलियम की जो स्थापना करी तो ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। इसको क्या घोषित किया? 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। और यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट था, यहाँ इस वाले जो क्षेत्र का पहला प्रेसिडेंट यहाँ का कौन बनेगा? चार्ल्स आयर बनेगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना के बाद जो प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ वहाँ का पहला प्रेसिडेंट कौन, क्या नाम आता है? चार्ल्स आयर। ये नाम भी तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुरा का जो क्षेत्र है इसको मिलाकर कौन से किले की स्थापना करी? फोर्ट विलियम की। और जो फोर्ट विलियम का जो नाम है वो इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। तो विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम का नाम रखा गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। तो 2 फोर्ट की हमने बात करी कि जो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और दूसरा फोर्ट विलियम। अब बाकी जो फैक्ट्रियां थी वो इसी के अंदर काम करती थी। प्रेसिडेंसी जो नगर घोषित किया इसी के अंदर काम करती थी। उसके बाद एक और घटना हमको ध्यान रखनी है कि उत्तर मुगल काल जो शासक थे, क्योंकि ये जो घटना है ये 1700 के बाद की है, तो जो उत्तर मुगल काल जो शुरू हुआ, क्योंकि उत्तर मुगल काल के जो शासक थे वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे और सारे इनका दमन होता रहा। तो इसमें एक शासक का नाम आता है फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर जो शासक था इसको एक बीमारी हो गई थी, इसके एक फोड़ा हो गया था। क्या हो गया था? इसको फोड़ा। तो जब इसको बीमारी हुई तो इसका इलाज कहीं पर हो नहीं पा रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक चालाकी करी कि अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम फर्रुखशियर की बीमारी का इलाज कर दें और इसको अगर इसकी बीमारी का इलाज हो जाता है तो हम ऐसा करेंगे कि इससे एक संधि करवा लेंगे, एक फरमान बनवा लेंगे और अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जॉन सुरमन को
भेजा। जॉन सुरमन, जॉन सुरमन के नेतृत्व में इन्होंने 3 लोगों को भेजा। एक तो भेजा ख्वाजा सैयद को, एक व्यक्ति का नाम आता है ख्वाजा सैयद। ये एक द्विभाषीय था। मतलब द्विभाषीय का क्या मतलब है कि जब 2 लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है तो उनके बीच में ट्रांसलेशन का काम करेगा। दूसरा एक नाम था स्टीफेंस का, एक है स्टीफेंस, ये है सहायक। ये कौन है? एक सहायक है। उसके बाद एक डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर जो है वो है विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर है। तो 3 लोगों को अंग्रेज भेज रहे हैं जॉन सुरमन के नेतृत्व में। एक टीम आई, ख्वाजा सैयद, स्टीफेंस और विलियम हॉकिंस, और ये तीनों गए कहाँ पर? फर्रुखशियर के पास। तो विलियम हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखशियर का इलाज कर दिया और फर्रुखशियर एकदम क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। फर्रुखशियर क्या हो गया? एकदम स्वस्थ हो गया। और फर्रुखशियर इतना खुश हुआ कि इन्होंने इन अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, और उस फरमान को ही अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसने क्या जारी किया? एक फरमान जारी कर दिया। कौन जारी कर रहा है? फर्रुखशियर। और वो फरमान कब जारी किया? 1717 ईस्वी में, और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कि फर्रुखशियर द्वारा जारी किया गया फरमान। किन के लिए? अंग्रेजों के लिए। अब इस फरमान में क्या महत्वपूर्ण बातें थी कि ये जो फरमान जारी किया 1717 में, इसकी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ये जो फरमान जारी हुआ 1717 में, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थी कि इनको अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। उसके बाद दूसरी जो शर्त थी कि इनको हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर भी इनको कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। तीसरा यहाँ पर जो था वो था 10,000 रुपये वार्षिक के बदले इनको सूरत में भी कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके साथ ही जो बम्बई में जो सिक्के ढाले जाते थे, तो बम्बई में जो सिक्के ढाले जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, सिक्के जो ढाले जाते थे वो पूरे भारत में, पूरे जो मुगल साम्राज्य है उसमें चलाने की इनको अनुमति दे दी। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे फरमान के कि बंगाल में इनको करमुक्त व्यापार मिल गया, हैदराबाद वाले क्षेत्र में इनको करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला, सूरत में भी 10,000 रुपये वार्षिक के बदले इनको करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला, और बम्बई में जो इनके सिक्के ढाले जाते थे उनको पूरे भारत में जहाँ पर मुगलिया सल्तनत का परचम था वहाँ पर इनको चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो इस तरह से ये कुछ जो है इसके प्रावधान थे, जिसको हमने क्या बोला? मैग्ना कार्टा। किसका? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, जो फर्रुखशियर के ठीक होने के बाद आया था। तो ये यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो जिसमें हमने क्या क्या बात करी उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। तो इन्होंने एक यहाँ पर हुगली वाला जो क्षेत्र है या जो बंगाल वाला क्षेत्र है, इन्होंने यहाँ पे किसकी स्थापना करी थी? फोर्ट विलियम की स्थापना करी थी। उसके साथ ही मद्रास वाले क्षेत्र पे इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी थी। इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी? सूरत में, जो 1613 में कंप्लीट हुई थी। और पुर्तगालियों से इन्होंने क्या किया? जो बम्बई था वो दहेज में ले लिया था। तो इस तरह पुर्तगालियों के साथ इनके संबंध भी अच्छे हो गए थे। 2 राजदूतों के बारे में हमने ध्यान रखना है। एक तो विलियम हॉकिंस और दूसरा था सर टॉमस रो। ये दोनों किसके काल में आते हैं? जहांगीर के काल में, और जेम्स प्रथम द्वारा इनको भेजा गया था। उसके पहले हमने एक कंपनी की स्थापना करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कितने शेयरधारक थे? 72 शेयरधारक। और 31 दिसंबर 1600 को
इनको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था 15 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है अंग्रेजों से रिलेटेड। तो इस तरह ये अंग्रेजों वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी के डच और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डच और फ्रांसीसियों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।